नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कक्षा 12 12th ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा था अपन ने, नियोजन और सतत विकास। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ आगे आज बात करेंगे। पहले तो हम कल जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कल अपन ने नियोजन और सतत विकास। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन एक किसी भी कार्य को करने की एक प्लानिंग होती है, जिसके अंतर्गत अपन ने गरीबी के बारे में पढ़ा था। गरीबी निरपेक्ष और सापेक्ष दो प्रकार से होती है। तो निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। तो वो ऐसी जो गरीबी है वो विकासशील राष्ट्रों में देखने को मिलती है, जैसे कि भारत हो गया। अब सापेक्ष गरीबी किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में गरीब व्यक्ति जो होता है, यानी गरीब किसको, यानी उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अन्य व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। इस कारण से उसको ये गरीबी अपने को कहाँ देखने को मिलती है? विकसित राष्ट्रों में। उसके बाद में अपन ने गरीब किसको मानते हैं? ऐसा क्षेत्र, ऐसा जहाँ पर कम विकास हुआ है, अल्प विकास या विकास के विपरीत अवस्था जो होती है उसको अपन गरीबी बोलते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में ही आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति निवास करते हैं। तो उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। इसमें अपन ने गरीबी मापन के दो प्रकार कल पढ़े थे, न्यूनतम कैलोरी के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय या जितनी इनकम होती है वो किस आधार पर खर्च करता है, तो प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना व्यय करता है, उस आधार पर इन दोनों प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? गरीबी के मापन के प्रकार, यानी दो प्रकार से, कैलोरी के आधार पर कितनी कैलोरी वो अपने आप में ग्रहण कर रहा है और कितना वो खर्च कर रहा है। उसके बाद में ये जो सरकार द्वारा बनाया हुआ जो आयोग था उसने एक सीमा निर्धारित की कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो गरीब नहीं माना जाता, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्राप्त करने वाला गरीब नहीं माना जाता। और अगर इन 2400 और 2100 से कम कैलोरी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो वो क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। उसको अपन आज ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देखते हैं BPL परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो परिवार होते हैं वो आज BPL के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 2400 और 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? गरीब माना जाता है। अब दो समितियों के बारे में अपन ने कल पढ़ा था, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। जिसमें तेंदुलकर समिति ने भारत में 26.9%, 2011 के अनुसार 26.9% गरीब व्यक्ति निवास करते हैं, और रंगराजन समिति के अनुसार 36% व्यक्ति निवास करते हैं। और ये ज़्यादातर गरीब व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, जिसके बारे में अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था। जिसमें पहली योजना थी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर के उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनको रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं थी इनके बारे में हमने विस्तार से कल पढ़ा था। जवाहर रोजगार योजना, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसका कच्चा आवास है उसको पक्का आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा सहयोग राशि 1,48,000 रुपये, स्टार्टिंग में 70,000 बढ़ाते आज वर्तमान में 1,48,000 रुपये मिलती है, जिसमें शौचालय निर्माण की राशि भी जुड़ी हुई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये योजना चलाई गई जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जनसंख्या को स्थिर करना, यानी लोगों में जागरूकता फैलाना, साथ ही साथ लिंगानुपात को नियंत्रित करना, ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद में योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये 2001 में संचालित की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को रोजगार प्राप्त हो, और उसके बदले में सरकार द्वारा उनको 5 किलो अनाज यानी जो खाद्यान्न होता है वो खाद्यान्न, और साथ ही साथ जो मजदूरी की दर होती है उसकी 25% राशि इसमें उपलब्ध करवाई जाती थी। इसके बाद में काम के बदले अनाज योजना, ये 2004 में प्रारंभ की गई, और 150 से ज़्यादा ऐसे जिले, पहले ये सर्वे करके ये पता किया गया कि भारत में जो ज़्यादा पिछड़े हुए ज़िले हैं, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ज़िले हैं, उन पिछड़े ज़िलों में यानी 150 से ज़्यादा ज़िलों में इसको चलाया गया, जिसमें मेन प्राथमिकता के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार, प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता था। और बाद में इस योजना को काम के बदले अनाज योजना जो थी, उस योजना को बड़ी जो योजना चलाई गई मनरेगा, उसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अपन कल बात चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद में आज बात करते हैं गरीबी निवारण हेतु कुछ सरकार द्वारा कुछ सहायक कार्यक्रम चलाए गए, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। तो गरीबी निवारण में सहायक कार्यक्रम, इसमें पहला जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी ये 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था
कि प्रत्येक 500 से अधिक आबादी वाला प्रत्येक गांव वो शहरी क्षेत्र से सड़क के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे बाद में बढ़ा करके इसको न्यूनतम 500 से अधिक आबादी, अगर 500 आबादी भी है तो उसको शहरी क्षेत्र के साथ पक्की सड़क के साथ जोड़ दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो है संख्या 500 की जगह 250 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज प्रत्येक गांव पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है। अभी पक्की सड़क ये किस प्रकार से गरीबी निवारण में सहायक, व्यक्ति किसी प्रकार की रोजगार के लिए वो रोज़ अपने पास वाले शहरी क्षेत्र में जा सकता है, वहाँ से आ सकता है, तो आने जाने में उनको समस्या नहीं होती। तो उन सभी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संपूर्ण भारत में लागू की गई। उसके बाद में आता है जल संभरण विकास कार्यक्रम। जल संभरण, जल के रूप में हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना, जो वाटर डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है उसमें जल संभरण प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना। अब ये ज़्यादातर ये योजना की आवश्यकता कहाँ पड़ी, तो ये इस योजना की आवश्यकता सूखा प्रभावित यानी जहाँ पर अकाल की स्थिति है, जहाँ पर पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विकास हेतु इस योजना को लागू किया गया। और इस योजना के अंतर्गत सरकार की पहले से संचालित 3 योजनाएँ जो थी उनको इसमें शामिल किया गया था। वो कौन कौन सी थी? सूखा प्रणव क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सरकार द्वारा संचालित पहले से थी, उसको इसमें शामिल कर दिया गया जल संभरण विकास कार्यक्रम में। एक थी मरुस्थल विकास, डेजर्ट एरिया के विकास के लिए जो कार्यक्रम चला रखा था उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया। एक है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। तो ये तीनों योजनाओं को मिलाकर के एक नई योजना बनाई गई जल संभरण विकास कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र को जल में आत्मनिर्भर बनाना। ये योजना जो थी इसका पूर्ण रूप से संचालन ग्राम पंचायतों को दिया गया। ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसका संचालन यानी इसको लागू किया गया। ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी थी कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप में वहाँ के क्षेत्र को जल में आत्मनिर्भर बनाए। उसके बाद में अगली योजना है 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम इसका इसलिए नाम दिया गया, इसके अंतर्गत गरीबी में जीवन यापन करने वाले अशिक्षित या पिछड़े हुए क्षेत्र जो होते उन क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे, अब जरूरी नहीं है व्यक्ति गरीब है, गरीब के साथ साथ उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनमें वो पिछड़ा हुआ है। जैसे अपन बात करें गरीबी के साथ साथ उसके पास रोजगार नहीं है तो शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, सुरक्षा के इंतजाम, इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इन सभी विषयों को इस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से 1975 में इसकी घोषणा की गई थी और इसको लागू किया गया। संपूर्ण जब भारत में लागू किया गया तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया कि गरीब वाला जो क्षेत्र है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया। अब सुधार कैसे लाया जा सकता है कि वहाँ के कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको रोजगार प्रदान करके, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करके, उनके पास आवास नहीं है तो आवास प्रदान करके, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करके, कृषि, अगर कृषि जो भूमि है उस बंजर भूमि या कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा के, पेयजल अगर नहीं है तो पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा के और सुरक्षा के इंतजाम करके, इन सभी के माध्यम से इस प्रकार कई विषयों के ऊपर ये कार्यक्रम बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया 20 सूत्री कार्यक्रम। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका क्या होती है? आजीविका अपन किसको बोलते हैं? तो आजीविका से हमारा अभिप्राय होता है अपने जीवन यापन के लिए जो किए जाने वाले जो कार्य होते हैं। तो ये 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण लोगों के विकास के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का विकास। प्रत्येक व्यक्ति उनकी इनकम में वृद्धि यानी जो उनकी आय है उस आय को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रत्येक घरेलू आय में वृद्धि करना ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में एक नई योजना 2014 में 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना, अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो लागू की गई थी 15 अगस्त 2014। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रत्येक परिवार की पहुंच बैंकों तक पहुंचाना, यानी प्रत्येक परिवार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। उनमें क्या क्या सुविधाएं उनको प्रदान की गई? तो बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनको बैंक में फ्री खाता खोला गया, 0 बैलेंस का खाता खोला गया, साथ ही साथ उनको एटीएम कार्ड और एटीएम कार्ड के अलावा उनको 1 लाख रुपए तक की बीमा सहायता, यानी 1 लाख रुपए किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए 0 बैलेंस खाते के ऊपर 1 लाख रुपए की बीमा सहायता इस योजना के तहत प्रदान की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रत्येक परिवार को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अपन ने कल बात की थी मनरेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने वाली जो योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा। ये 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में अपने, और इसको संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में
लागू कर दिया गया। अब इसका मुख्य उद्देश्य वही है, प्रत्येक परिवार को गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध करवाना। पहले 100 दिन का रोजगार था, अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 200 दिन का रोजगार इनको दिया जाता है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी इस योजना को प्रारंभ करने वाला एकमात्र देश है। ये तो थी अपने गरीबी उन्मूलन से संबंधित, गरीबी निवारण से संबंधित कार्यक्रम और महत्वपूर्ण योजनाएं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सतत विकास, नियोजन और नियोजन के बाद में सतत विकास। तो सतत विकास क्या होता है? सतत विकास के बारे में अपन, सतत यानी लगातार, निरंतर विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट। तो लगातार निरंतर होने वाला जो विकास है, तो अब निरंतर विकास, एक तो हम कि कोई भी विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में कोई औद्योगिक क्षेत्र है या कोई औद्योगिक संस्थान संचालित है, अब वहाँ पर हम विकास करते हैं, अपने लिए कोई उत्पाद तैयार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कि सारे के सारे उत्पादों का प्रयोग हम ही कर लें, ये नहीं, हमें अपनी आवश्यकता अनुसार ही कार्य करना है। हमें उतना ही विकास अभी वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य की पीढ़ियों का नुकसान भी ना हो। तो इसमें अपन सतत विकास की बात करें तो वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुँचाए करे, वो सतत विकास कहलाता है। सतत विकास, वर्तमान जो अपनी पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे, लेकिन वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नुकसान ना पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वो ये कार्य करे। उसके बाद में ये विकास जो है प्रकृति और मानव दोनों के आपसी सहयोग से ही संभव है। ये नहीं प्रकृति के ऊपर मानव अपनी विजय प्राप्त करना चाहता है तो ये उस दौरान ये संभव नहीं है। दोनों को आपसी मेलजोल के साथ इस योजना को शामिल करना। उसके बाद में आता है समपोषणीय विकास, यानी समपोषण, पोषण का अर्थ अपन जानते ही है। तो पोषणीय विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो मानव समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करे, यानी अभी अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक आधार प्रस्तुत करे ताकि वो भी इन आवश्यकताओं का फायदा उठा सके, इनसे वो लाभ प्राप्त कर सके। ये हमारी महत्वपूर्ण पोषणीय विकास, सतत विकास से संबंधित अपन बात कर रहे थे। अब थोड़ा अपन और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सतत विकास के ऊपर। सतत विकास से संबंधित सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलनों के आयोजन से संबंधित अगर बात की जाए तो एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी तथा उसके पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरो नामक जो शहर है उस शहर में इसका 1992 में इसको लागू किया गया था। ये ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जिसमें ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील का एक शहर है जिसमें 1992 में इसका आयोजन किया गया था। उसमें विश्व के 178 देशों ने भाग लिया था और ये अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सतत विकास यानी अपनी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसा विकास किया जाए, उसके लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऐसे समय समय पर बहुत सारे सम्मेलनों का आयोजन करते रहे। इस सम्मेलन में कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके आगे बढ़ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में, द्वितीय ये प्रथम था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। और ये सारे के सारे सम्मेलन जो थे ये अपने पृथ्वी को संरक्षित या सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से किए गए थे। इस सम्मेलन के अंतर्गत किसी भी मसौदे कोई, अब ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें 178 देशों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो पाया क्योंकि सभी एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। उस विरोध के दौरान ये यहाँ पर कोई प्रस्ताव, कोई मसौदा ऐसा तैयार नहीं हो पाया। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो 2002 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग, वहाँ पर आयोजित हुआ था। और इसमें इस सतत पोषणीय विकास, उसके साथ सतत पोषणीय विकास में विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, और तीसरा जो तृतीय है उसको विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अपने तृतीय जो सम्मेलन हुआ, उस तृतीय सम्मेलन के अंतर्गत इसका सतत विकास जो बात कर रहे हैं हम, सतत विकास, इसमें एकमात्र उद्देश्य है अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना। तो पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुआ, द्वितीय न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, लेकिन ये सफलतम नहीं रहा। और तीसरे नंबर पर जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये तो धीरे धीरे अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ठीक है, नमस्कार।